राजकीय कला कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित इन ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है ये एमए फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पेपर 6 स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। भारत में राज्य प्रशासन राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट शुरू कर दी है और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स, उसकी जो चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं उसी सीरीज़ में आज ये आपके लास्ट डिस्कशन होगा। तो इसके साथ हम लोग अपना ये वाला टॉपिक पूरा कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। भारत में राज्य प्रशासन का क्या स्वरूप रहा है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राज्य प्रशासन के विकास कैसे हुआ। और स्वतंत्रता से पूर्व हमने केवल ब्रिटिश एरा लिया था, मीन्स ब्रिटिश एरा में राज्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था, और दूसरा स्वतंत्रता के बाद राज्य प्रशासन का स्वरूप कैसा रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों की क्या स्थिति रही है, और इसी सीरीज़ में जो अंतिम चर्चा आज हम करने वाले हैं इस विषय को ख़त्म करने के लिए वो है कि आज की तारीख में जो आप राजस्थान राज्य का स्वरूप देखते हैं वो कैसे बना, कैसे आया, मीन्स शुरू से लेके अंत तक। शुरू का मतलब है स्वतंत्रता के समय। इससे पहले कि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो संविधान तो हमारा स्वतंत्रता के बाद ही बना था। तो हम लोग जो पीरियड लेंगे वो है आपका फ्रॉम 1947 से 1956 तक, क्योंकि आज जो आप राजस्थान का स्वरूप देखते हैं वो स्वरूप दरअसल हमको 1956 में प्राप्त हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हो बेटा कि जो राजस्थान का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवमय रहा है। यहाँ बहुत ही साहसी और पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया। आप को ये भी ज्ञात होगा कि यहाँ पे बहुत सारी देसी रियासतें रही हैं। राजपूताना कहा करते थे राजस्थान को। अलग अलग देसी रियासतें थी, छोटी बड़ी बहुत सारी देसी रियासतें थी और सब इंडिपेंडेंटली अपना शासन किया करते थे। और जब ब्रिटिश काल था उसमें भी कुछ रियासतें ऐसी थी जो अपने हिसाब से शासन चला रही थी, किंतु बहुत इंडिपेंडेंट तो नहीं थी। डेफिनेटली जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ संधि करके या पैक्ट करके किसी तरीके से वो अपना राज्य चला रहे थे, और कुछ रियासतें ऐसी थी जो डायरेक्ट अंग्रेजी शासन के अंदर आ गई थी। जो हमारा राजस्थान का जो आप स्वरूप देख रहे हैं आज, वो बेसिकली 7 विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। देयर वर 7 डिफरेंट स्टेजेस विच गेव अस द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। स्ट्रक्चर से मतलब है जो भौगोलिक स्वरूप है उसका। सांस्कृतिक स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक जोग्राफिकल जो एरिया है राजस्थान का उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारी रियासतें थीं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि छोटी बड़ी रियासतें मिलाकर 21 रियासतें थीं। तो उन 21 रियासतों का जो विलय हुआ वो विभिन्न चरणों से होके गुजरा, जो कि जिसे हम मोटे रूप पे 7 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर बाद में आज जो राजस्थान का स्वरूप है वो हमारे सामने आया। इन रियासतों का विलय करना कोई आसान काम नहीं था। विभिन्न रियासतों में बटे इस भाग को मतलब राजस्थान वाले भाग को एकीकरण करने में बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन इन सब को हम लोग डील करते हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था, हम सभी जानते हैं कि भारत न केवल राजस्थान अपितु भारत की जितनी भी देसी रियासतें थी या भारत का जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं उसके एकीकरण में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो डिस्कस करते हैं हम आज आगे कि वो कौन से 7 चरण थे जिसमें से होकर राजस्थान का प्रेजेंट जो या वर्तमान जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है।
देखिए, सबसे पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ, यानी मत्स्य संघ का निर्माण। 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली, तब जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसमें सब रियासतें जो थी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ चले गए तो वो वापस अपने उस स्वरूप में आ गई थी कि वो इंडिपेंडेंटली शासन कर सकती हैं। तो न केवल राजस्थान में बल्कि समस्त भारत की जितनी भी देसी रियासतें थीं, उनके सामने 3 विकल्प थे। देयर वर 3 ऑप्शंस। पहला तो ये था कि वो चाहती तो स्वतंत्र रह के अपना राज कर सकती थी जैसे पहले कर रही थी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था उनके पास कि वो भारत में विलय हो सकती थी या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी। तो ये 3 ऑप्शंस हर देसी रियासत के सामने थे, और स्पेशली जो थर्ड वाला ऑप्शन मैं आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तान में सम्मिलित होने वाला, अगर आप इतिहास को देखेंगे तो जो हैदराबाद की जो कुछ देसी रियासतें थीं उसमें से कुछ ऐसा भी था कि जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जो नवाब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान में विलय हो जाए, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो नहीं चाहती थी। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हुआ था। आई होप अगर आप लोग सर्व करेंगे या किसी दिन हम लोगों ने एक ओपन सेशन रखा तो हम लोग इस बात पे ज़रूर चर्चा करेंगे। आज हम केवल राजस्थान की बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ की देसी रियासतें थीं उनके पास भी वही 3 विकल्प थे। वो चाहती तो स्वतंत्र रह के अपना शासन कर सकती थी, वो चाहती तो भारत में विलय हो सकती थी या फिर पाकिस्तान में मिल सकती थी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहूँगी, आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पाकिस्तान भी एक अलग देश बना था, और जो इंडो पाक डिवीज़न हुआ था वो एक बहुत ही गहरा सदमा बेसिकली दोनों देशों के ऊपर छोड़ के गया है, चाहे वो राजनीतिक उस पर हो, चाहे सामुदायिक स्तर पर हो, किस सांस्कृतिक स्तर हो। तो एक बहुत बड़ा इशू रहा है जिसके रिज़ल्ट्स, या आप ये कह सकते हो जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, नॉट एग्जैक्टली रिज़ल्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम आज भी महसूस कर सकते हैं। तो जब देश का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान में जगह जगह सामुदायिक झगड़े शुरू हो गए थे, आप सभी जानते हैं। और राजस्थान कैसे अछूता रह सकता था? राजस्थान का तो काफ़ी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो काफ़ी हद तक कि इस वजह से कि भाई यहाँ पर और सांप्रदायिक दंगे ना बढ़ें या ना आगे हों, इसके फलस्वरूप अलवर और जो भरतपुर की देसी रियासतें थीं उनको भारत की केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। आप लोग जैसे मैप में देख सकते हैं 4 रियासतें आप लोगों को दिख रही होंगी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अलवर और भरतपुर की जो रियासतें थीं उसको भारत की केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। उसके पश्चात धौलपुर और करौली, जो आप मैप में देख सकते हैं, उनको भी अलवर और भरतपुर में मिला दिया गया। तो इस तरीके से 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो ये सबसे पहला चरण था देसी रियासतों के एकीकरण की तरफ। अब जो दूसरा चरण था उसको आप लोग जैसे कह सकते हैं राजस्थान संघ का नाम दिया गया था, राजस्थान यूनियन। जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान था उसकी अगर आप रियासतें देखें, आप मैप में देख सकते हो बेटा कि अलग अलग रियासतें आपको दिख रही हैं जो उस वक्त इंडिपेंडेंट थी। आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, इन सब को मिलाकर राजस्थान संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। और इन सभी रियासतों को, यानी इन 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ की स्थापना हुई और जिसकी राजधानी हमारे कोटा को बनाया गया। तो इस तरीके से 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ की स्थापना की गई। मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो ये 9 रियासतें थीं वो एक अलग ढंग से एग्जिस्ट कर रही थी, और जो मत्स्य संघ था जिसमें 4 रियासतें थीं वो अलग था। उन दोनों का इसमें विलय नहीं हुआ था।
इसका मतलब ये है कि मत्स्य संघ एक अलग संघ था और आपका ये जो राजस्थान संघ है, राजस्थान यूनियन है, ये अलग था। अच्छा, जब इस राजस्थान यूनियन का प्रस्ताव ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया और इसके एकीकरण की तरफ जब फॉर्मल कागज़ी कार्रवाई होने लगी, तब क्या हुआ, उससे 2 दिन पहले मीन्स 25 मार्च से 2 दिन पहले जो उदयपुर के महाराणा थे उस वक्त, भूपाल सिंह जी, उन्होंने भी इस संघ में सम्मिलित होने की इच्छा जताई। तो ये जो आपके राजस्थान संघ आपका जो बना या जो मत्स्य संघ बना, इसका लिटरली फॉर्मल उद्घाटन किया गया था और दोनों का उद्घाटन उस समय के जो केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे नरहरि विष्णु गाडगिल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च को हुई थी। इससे 2 दिन पहले उदयपुर के जो महाराणा थे, महाराणा भूपाल जी, उन्होंने को भी ये कहीं रियलाइजेशन हुआ होगा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंटली बहुत समय तक राज नहीं कर सकते हैं, बेटर ये है कि हम भी राजस्थान संघ में ही शामिल हो जाते हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। तो उस समय भारत सरकार का जो रियासती विभाग था, उनके जो सचिव थे वीपी मेनन जी, उन्होंने कोटा के जो महाराजा थे महाराव भीम सिंह को सलाह दी कि भाई जो मेवाड़ के राजा हैं, उदयपुर के जो महाराणा हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 25 मार्च को जो हम लोगों ने उद्घाटन डिसाइड किया है राजस्थान संघ का, उसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जो कोटा के महाराव जी थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी दूसरी रियासतें हैं, उनके जो राजा महाराजा हैं और जो दूसरी जितने ऑफिशियल्स हैं, उन सब लोगों को इनविटेशंस जा चुके हैं, निमंत्रण पत्र जा चुके हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। तो आखिरी मोमेंट पे तो हम इसको नहीं टाल सकते। तो परिस्थिति को देखते हुए कि नहीं भी ठीक है, अभी सब लोग विलय होने के लिए तैयार हैं, तो इस प्रपोज़ल को जो कोटा के महाराव जी ने रखा था कि नहीं, हम लोग इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, उसको मान लिया गया और उद्घाटन हो गया। लेकिन जो तीसरा चरण था, देखिए तीसरा चरण था आपका संयुक्त राजस्थान, मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि उदयपुर के जो महाराणा थे वो इसमें शामिल होना चाहते थे। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि पहले की जो 9 रियासतें हैं वो हम लोगों को दिख रही हैं और साथ में हम लोगों को उदयपुर स्टेट भी दिख रहा है। आप लोग इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके भी देख सकते हैं या पॉज करके आप वीडियो को देखिएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा इसमें। तो जो महाराणा जी थे उदयपुर के, वो तो खैर इतने कीन तो थे ही, कीन का मतलब है बहुत ही इंटरेस्टेड थे इसमें करने के लिए, लेकिन उससे अधिक उनके ऊपर प्रभाव वहाँ के सामंत वर्ग और जो प्रजामंडल के जो नेता थे उन पर पड़ रहा था कि नहीं, आपको जो राजस्थान संघ है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। तो बाद में जब उदयपुर भी इसमें शामिल हो गया तो राजस्थान संघ का नाम न रख के इसको संयुक्त राजस्थान रखा गया और इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब क्या था, जो पहला राजस्थान संघ बना था उसकी राजधानी तो कोटा थी, लेकिन जब संयुक्त राजस्थान बना यानी जब उदयपुर इसमें शामिल हो गया तो उसमें क्या किया गया कि राजधानी तो बना दी गई उदयपुर को। उदयपुर वॉज द मेन प्लेस, लेकिन आप कोटा के महाराव जी को भी नाराज़ नहीं कर सकते थे। तो ये प्रपोज़ल आया कि कोटा में एक बार विधानसभा का अधिवेशन ज़रूर मतलब वर्ष में एक बार विधानसभा का अधिवेशन कोटा में रखवाया जाएगा और इससे संबंधित जो कुछ भी होगा, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो कमिश्नर का मुख्यालय होगा वो भी कोटा में रखा जाएगा। तो इस तरीके से जो मैनेज किया गया पॉलिटिकली भी उसको कि भी जो रियासतें हम लोगों भारत वर्ष में भारत सरकार में मिल रही हैं, हम उनको नाराज़ भी ना करें और उनमें एका बना रहें। तो दे हैड टू प्लीज़ कोटा ऑल्सो एंड उदयपुर ऑल्सो। तो उदयपुर कब बना, यानी जब संयुक्त राजस्थान के जब हम बात करते हैं तो फ़र्क सिर्फ संयुक्त राजस्थान और राजस्थान संघ में ये कि राजस्थान संघ में जो 9 रियासतें थीं उसमें जब उदयपुर मिल गया तो इसको संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। नेक्स्ट स्टेज आई थी वृहद राजस्थान, मीन्स
ग्रेटर राजस्थान। अब आप लोग को देखिए, अगर आप लोग पीछे मैप्स देखेंगे या ध्यान रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि राजस्थान की जो दूसरी बड़ी रियासतें थीं, जैसे आपका जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इन सब का तो ज़िक्र कहीं है ही नहीं अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं संयुक्त राजस्थान की या फिर राजस्थान संघ की। तो ये स्टेट्स जो थी आपके, स्पेशली इसमें आपके जो जोधपुर, जैसलमेर और जो बीकानेर की रियासतें थीं, वो तो अपना काफ़ी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करती हैं, और मैंने आपसे कहा ही था कि टेंशन बनी हुई थी। सो समवेयर दे रियलाइज्ड कि हम लोग इंडिपेंडेंटली तो बहुत समय तक शासन अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार की जो निर्धारित मापदंड थे कि भी कौन सी रियासतें इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, उस मापदंड के हिसाब से तो ये चाहते तो इंडिपेंडेंटली शासन कर सकते थे, लेकिन उस वक्त की जो राजनीतिक स्थितियां थीं वो इनके फेवर में नहीं थी। राजनीतिक स्थितियों से मेरे कहने का मतलब है कि इनकी जो सीमाएं थीं वो इतनी सुरक्षित नहीं थी। तो इन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि जब उदयपुर जैसी रियासत ने ये समझा कि नहीं, भारत सरकार में हम लोगों को मिल जाना चाहिए, इसका विलय हो जाना चाहिए, तब ये जो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, इन चारों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें भी इस संघ में विलय हो जाना चाहिए। तो जब ये 4 रियासतें संयुक्त राजस्थान में विलय हुई तो इस संघ का नाम रख दिया गया वृहद राजस्थान, यानी ग्रेटर राजस्थान। आप लोग मैप में देख सकते हैं। देखिए पहले वाले उसमें उदयपुर स्टेट था, कोटा था, बूंदी है, आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, ये वाला झालावाड़ वाला एरिया है, ये तो पहले था ही। फिर उदयपुर मिल गया तो यानी आपका संयुक्त राजस्थान बन गया। और ऊपर की ये जो 4 रियासतें थी आपकी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, ये चारों रियासतें भी जब इसमें मिल गई तो का नाम रखा गया वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, जिसका इनॉग्रेशन 30 मार्च 1949 को किया गया। और फिर इसकी जो राजधानी थी वो बनाई गई जयपुर में। तो इस वृहद राजस्थान का जब उद्घाटन किया गया तो जयपुर में एक बहुत ही भव्य समारोह आयोजित किया गया था, और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। और शायद एक यही कारण है कि हर साल हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक आपका बढ़िया जीके का क्वेश्चन हो गया है कि व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर राजस्थान डे? सो इट्स योर 30 मार्च। और इसके पीछे क्या रीज़न है वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। जो 5th स्टेज थी, जो पंचम चरण था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसकी सिर्फ एक ख़ास बात ये थी कि अगर आप लोग ध्यान दें कि अब तक हम लोगों ने बात की राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में जब उदयपुर मिल गया तो बन गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में जब ये 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मिल गई तो बन गया वृहद राजस्थान। जबकि जो पहला चरण था विलय का, मत्स्य संघ, वो अभी भी इंडिपेंडेंटली ही अपने हिसाब से वर्क कर रहे थे। वो चारों रियासतें अपने में मिल गई थी। जब इतना समय बीत गया और जब उन्होंने देखा कि नहीं, काफ़ी रियासतें भारत सरकार में विलय हो रही हैं और ये अपना एक यूनियन बना रही हैं, अपने एक राज्य का गठन कर रही हैं, तो डेफिनेटली इन लोगों को भी लगा कि नहीं, हमें शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि जो करौली और अलवर थे वो अपने आप में बहुत क्लियर थे कि नहीं, हमें तो वृहद राजस्थान में शामिल होना ही है। लेकिन भरतपुर और जो धौलपुर की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, उस वक्त तो रियासतें थी, वो निर्णय नहीं ले पा रही थी कि भी हमें इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब इन परिस्थितियों को भांपते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर राव देव जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिश के आधार पर इन चारों रियासतों यानी धौलपुर, भरतपुर, अलवर और करौली, जिनसे मत्स्य संघ बना था, उसको वृहद राजस्थान में शामिल करने की सिफारिश की गई। और इस तरीके से 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन वृहद राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया। आप लोग इसमें देख सकते हैं, लेट मी शो यू। हाँ, देखिए जो आपका ये जो मत्स्य संघ है, ये आप देख रहे हैं ना, पहले कैसे था
कि आपकी संयुक्त राजस्थान वाला जो था उसमें था आपका भरतपुर और ये वाला एरिया था आपका। आई थिंक आई हैव डन सम थिंग। और बाद में ये चीज़ें मिल गई तो मत्स्य यूनियन मिल गया, तो आपका 5वां चरण पूरा हो गया। साथ ही हमारे साथ इसके साथ साथ कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, नेक्स्ट ईयर ही 25 जनवरी 1950 को जो 6 स्टेज थी उसमें क्या ख़ास बात थी, आपका ये जो सिरोही है, आप मेरे ख्याल से देख सकते हैं यहाँ पर जो सिरोही था इसका विलय किया गया और इसको लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम और लोगों में भी बहुत आक्रोश रहा और जो राजनेता थे उस समय के उन्होंने भी बहुत ही तीखी प्रक्रिया दी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि राजस्थान और गुजरात के नेताओं में सिरोही के विलय को लेकर बहुत ही मतभेद था। तो जब बाद में बातचीत के बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1950 को मीन्स 1 जनवरी 1950 को सिरोही का विभाजन किया गया और विभाजन करके आबू और देलवाड़ा तहसीलों को मुंबई प्रांत में और शेष भाग को राजस्थान में मिलाने का फैसला किया गया। और लेकिन इसका जो क्रियान्वयन था मीन्स इसको जब लागू किया गया तो ये लागू तो 7 फरवरी को हो पाया, लेकिन जो हम लोग छठा चरण कहते हैं सिरोही का विलय वो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो यूनाइटेड राजस्थान आप इसे कह रहे हैं वो आपका 6 स्टेज था जहाँ पर सिरोही का विलय किया गया। अब आपका आता है अंतिम चरण रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान, मतलब आखिरी का जो चरण था जो कि 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। अगर आप ये देखिए तो राजस्थान का आज का जो स्वरूप है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, ये आप देख पा रहे हैं ब्लू से जो बना हुआ है वो आपका है अजमेर मेवाड़ा वाला जो एरिया आता है ये वो है। देखिए गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता जी ने माउंट आबू व देलवाड़ा को बृहद राजस्थान में मिलाए जाने के लिए आंदोलन किया था। बृहद राजस्थान यानी हम और जो 4th स्टेज है उसकी बात कर रहे हैं, तब से ये आंदोलन शुरू हो गया था। उसके बाद तो मत्स्य संघ का विलय हो गया और सिरोही का जो बंटवारा हुआ तो उसको लेके तो और आक्रोश हो गया। लेकिन जब उन्होंने आंदोलन किया तो उसका प्रभाव भारत सरकार पर पड़ा और उस वक्त अफजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर को 1956 को अजमेर मेवाड़ा राज्य को भी राजस्थान में विलीन कर दिया गया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आबू था वो जो कि मुंबई प्रांत को दे दिया गया था उसे राजस्थान को वापस सौंप दिया गया। तो आप लोग माउंट आबू वगैरह जाते हैं तो ज़रा सोच समझ के आप जब भी जाएं तो आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे समझेंगे तो इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ 7 स्टेजेस में हम लोगों का जो आज का जो राजस्थान का स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। So, Rajasthan was formed as a state from the 7 stages which were basically मत्स्य यूनियन, जिसे आप लोग कह सकते हैं मत्स्य संघ, ये इसका पहला चरण था जो कि 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण हुआ था। फिर था आपका राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ, जिसमें कि 9 रियासतें थी। बाद में आपका आया संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जिसमें जब उदयपुर मिल गया मीन्स आपके राजस्थान संघ में जो 9 रियासतें थी उसमें जब उदयपुर मिल गया तो उसका नाम हम लोगों ने रख दिया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में जब राजस्थान राजपूताना की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर मिल गई तो उसको हमने नाम दिया बृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, जिसका निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। और यही एक कारण है जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। आपका जो 5th स्टेज था डेट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, जिसमें कि मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। इसके बाद था यूनाइटेड राजस्थान, जबकि सिरोही का विलय
किया गया था। और लास्ट स्टेज थी आपकी पुनर्गठित राजस्थान, मीन्स रीऑर्गेनाइज राजस्थान, जहाँ पर जो आपका अजमेर वाली जो रियासत थी उसका विलय किया गया। तो आज का जो राजस्थान है उस ने सबसे अंत में जिस रियासत का विलय हुआ वो था अजमेर। तो इसके साथ ही आज का हम ये टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं कि जो शुरू का जो राजस्थान था और आज का जो वर्तमान राजस्थान है, मीन्स स्वतंत्रता के समय जो राजपूताना का जो स्वरूप था और आज के तारीख में जो राजस्थान का स्वरूप है वो किन चरणों से होके गुज़रा और कब एग्जैक्ट हमें राजस्थान राज्य मिला। पहले हम इसे राजपूताना कहते थे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप अगर वो बच्चे जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री आप लोगों के लिए आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं प्रीलिम्स वगैरह का जो है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इसके साथ ही हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्वतंत्र भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, और सबसे अंत में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एट प्रेजेंट आज के तारीख में जो राजस्थान राज्य का स्वरूप है वो हमें कैसे मिला। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस बनाइएगा। कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हम लोगों का बना हुआ है उसमें आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं मेरे को। सो टिल देन हैव अ गुड डे।